All right, learners, welcome to the lecture number 8 of the ongoing series Ecology and Environment for JKSSB All Exams. तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के रिलेटेड। ओके, स्टार्ट हम करने वाले हैं एनर्जी फ्लो से, जिसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है फूड चेन। उसके बाद हम फूड वेब पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको 10% रूल या लिंडमैन्स रूल भी कहते हैं। ओके लर्नर्स, लेट्स मूव अहेड। तो आपका जो फूड चेन होता है ना, जैसे मैं आपको पुरानी क्लासेस में समझा चुका हूँ, पास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जैसे आपको मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे ये है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले ग्रास होती है। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। यानी जो ग्रास में एनर्जी थी, न्यूट्रिएंट्स थे, वो किस में ट्रांसफर हो गए? ग्रास हॉपर में, है ना। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाता है, बता चुका हूं मैं आपको। फ्रॉग को स्नेक खाएगा। इसी तरह से ये है आपका टेरेस्ट्रियल या लैंड पे जो आपको फूड चेन देखने को मिलती है। अब जो आपके ओशियंस हैं या वाटर बॉडीज हैं, उनमें क्या होता है, उधर जो ग्रास की जगह होते हैं डायटम्स, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं टू माइक्रोएल्गी, उनको खाते हैं कोपेपॉड्स, जिनको बोलते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस या कोपेपॉड्स को खाते हैं हैरिंग्स। हैरिंग्स होती हैं स्मॉल फिश। ओके, या फिर ऐसा भी होता है कि पहले दो स्टेप्स तो ठीक हैं, यानी डायटम्स को यहाँ पे भी कोपेपॉड्स ही खाएंगे, लेकिन अब स्मॉल फिश की जगह लार्ज फिश खाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज फिश की आप एक एग्जांपल रख लो, मैकेरल, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि डायटम्स को ना कोपेपॉड्स खाएं या क्रस्टेशियंस ना खाएं, उनको एम्फीपॉड्स खाएं, है ना, और उनको खाए स्मॉल फिश। या फिर ऐसे ये जो डायटम्स हैं, ये माइक्रोएल्गी बता चुका हूं आपको। एम्फीपॉड्स आ गए, ये भी क्रस्टेशियंस ही होते हैं, और स्मॉल फिश आ गई वर्टिब्रेट्स। इतना क्लियर है आपको? तो आगे चलते हैं। आगे ये है गाइस के डायटम्स को खाते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस को खाते हैं स्मॉल फिश, फॉर एग्जांपल हैरिंग्स। हैरिंग्स को खाती है आपकी ट्यूना, ठीक है, ट्यूना दिख रहा होगा। ट्यूना को खाते हैं ह्यूमंस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, वो आपके वाटर बॉडीज में होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जैसे टेरेस्ट्रियल या लैंड पे आ गए ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर जैसे उनको खाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात कर रहा हूं, फिर ग्रास को खाते हैं, या ग्रीन प्लांट्स जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स आ गए, ग्रीन प्लांट जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ गए, उनको खाते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स रख लो आप, शीप खाते हैं, डियर खाते हैं, या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और फिर जो उनको खाते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर या ह्यूमंस वगैरह, है ना, वो आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरह ओशन ओशियन इकोसिस्टम में या ओशियन फूड चेन में जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है, ये होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसको खाते हैं जू प्लैंक्टन या आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। वन जो आपको ऊपर जीरो दिख रहा है, वन नॉट बोल सकते हो इसको आप, ये असल में प्राइमरी के लिए यूज होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। और इनको खाते हैं वेल। वेल आ गई आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर, और वेल को खाते ह्यूमंस, हम आ गए टर्शरी कंज्यूमर्स। ऑलराइट, अब जो अलग अलग स्पीशीज है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ये अलग अलग जगह फूड चेन में ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज या कोई ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, वही सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकता है, या टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि प्लांट को है, उसको खाते हैं ह्यूमंस, है ना, खाते हैं काफ़ी सारे वेजिटेबल्स खाते हैं हम लोग, तो हम प्राइमरी, इधर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ, प्लांट को डायरेक्टली ह्यूमन ने नहीं खाया, प्लांट को बर्ड ने खाया, बर्ड को ह्यूमन ने खाया, इधर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, ह्यूमंस। अब आगे क्या होता है, ग्रास यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है बर्ड। बर्ड को
यानी सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है टर्शरी कंज्यूमर यानी ह्यूमन। यानी पहले में हम प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे में हम सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरे में हम टर्शरी कंज्यूमर। यही लिखा हुआ है इधर। अ पर्टिकुलर स्पीशीज में ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट फूड चेन्स। ठीक है लर्नर्स, इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़। फूड चेन का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, फूड चेन का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? कंसेप्ट आपको मैं समझा चुका हूँ, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन एन इकोसिस्टम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी टू गेट ट्रांसफर, अदरवाइज इकोसिस्टम विल नॉट सर्वाइव। इसका कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रास में एनर्जी मौजूद है, या फिर ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी मौजूद है, या फिर डाई आइटम्स में ओशन फूड चेन में एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, सभी ऑर्गेनिजम्स को मिलना चाहिए, वरना जो इकोसिस्टम है आपका वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लॉजिकल सी बात है। इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज चाहिए, चाहे वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी मेंटेन रहने चाहिए, कंज्यूमर्स हैं वो भी मेंटेन रहने चाहिए, तभी एक वेल वर्किंग वेल फंक्शनल इकोसिस्टम बनता है। तो इसी तरह से अगर ग्रास होगा तो तभी ग्रास हॉपर जिंदा रह पाएगा, अगर ग्रास हॉपर जिंदा रह पाएगा तभी फ्रॉग जिंदा रह पाएगा, इसी हिसाब से तभी स्नेक भी जिंदा रह पाएगा। ठीक है, ये कहने की यही कोशिश कर रहा है। और जब ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, जो ग्रास में एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ग्रास हॉपर में। अब जब फ्रॉग इसको खाएगा, जो ग्रास हॉपर की एनर्जी है खुद की जो थी, इसकी खुद की, और जो इसने ग्रास से डिराइव की, वो दोनों मिलके एनर्जी पहुंच जाती है फ्रॉग में। ठीक है, अब जब फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो स्नेक एक हिसाब से इन तीनों की एनर्जीज को खा रहा है, यानी ग्रास की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ग्रास हॉपर की, फ्रॉग की, स्नेक कंज्यूम कर रहा है। तो इसी हिसाब से होता है एनर्जी ट्रांसफर। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है इधर। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल, ठीक है, टू अनदर लेवल इन एन इकोसिस्टम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी टू गेट ट्रांसफर, अदरवाइज इकोसिस्टम विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है फूड चेन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हु ईट्स whom, यही बोल रहा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज बेस्ड ऑन हु ईट्स whom। ठीक है, अब इसको आगे हम एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं फूड चेन को आपकी, एक और हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फूड चेन को आपकी, वो है फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ऑलराइट, यानी जो अलग अलग स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर की अलग स्पीशीज है, फ्रॉग की अलग है, स्नेक की अलग है, ग्रास की अलग स्पीशीज है, ये प्लांट्स में आ गए, ये सब एनिमल्स में आ गए, है ना, ये प्लांट्स में आ गई ग्रास। तो ये होता है कि इन अलग अलग स्पीशीज में जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसको भी आप फूड चेन बोल सकते हो। आगे इसकी एग्जांपल से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये पेज तक हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट रहने वाला है आपके लिए कि जो कंसेप्ट है ना फूड चेन का, ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ज़रूरी फैक्ट है, आपको एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसको और के किस नाम से बोलते हैं? एल्टोनियन फूड चेन, क्योंकि कंसेप्ट ही चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम फूड वेब के बारे में। फूड वेब, ठीक है, अब फूड वेब को अगर आपको डिफाइन करना हो ना, इसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, मतलब होती है फूड चेन्स ही लेकिन इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही जो हम लीनियर फूड चेन पढ़ रहे थे कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ग्रास को आंट खाए, है ना, आंट को फिर सीधा स्नेक ही खा जाए। या भी ये भी हो सकता है कि ग्रास को लोकस्ट खाए, लोकस्ट को सीधा स्नेक ही खा जाए।
है ना, ये आपको समझ आ रहा होगा। लोकस्ट को सीधा ग्रास स्नेक भी खा सकता है, या लोकस्ट को पहले फ्रॉग खाएगा फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा, है ना। आंट को भी पहले आप रख लो स्नेक ही खाएगा, आंट को भी पहले आप रख लो फ्रॉग खाएगा फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा। तो ये एक फुट चेन आ गई आपकी ये वाली, ठीक है। ये दूसरी आ गई आपकी फुट चेन, और ये तीसरी फुट चेन आ गया, इंटरकनेक्टेड फुट चेन्स। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब है ना, कॉम्प्लेक्स फूड वेब मतलब वो फूड वेब जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, बहुत ज़्यादा, उसी को कॉम्प्लेक्स फूड वेब बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। ओके, अब कैसे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इस पैराग्राफ में अगले। एज कॉम्प्लेक्स फूड वेब इज दैट मच ऑप्शंस एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन अवेलेबल टू ए स्पीशीज। मतलब आपको ऐसे समझना है कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक फूड वेब होगी ना, उतने ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं हर एक स्पीशीज के पास कि वो अलग अलग सोर्सेज से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करे और सर्वाइव कर सके। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इधर ये देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए। जैसे हम फ्रॉग की बात करें, अगर फ्रॉग किसी अगर कॉम्प्लेक्स फूड वेब है ना, तो फ्रॉग ग्रास हॉपर को भी खा सकता है, फ्रॉग आंट को भी खा सकता है, लोकस्ट को खा सकता है, कल को किसी और स्पीशीज को खा सकता है। तो इसको सरवाइव करने के लिए उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर ये सरवाइव करेगा तो स्नेक इसको खा के सरवाइव कर जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रास होती और सिर्फ ग्रास हॉपर होता और फ्रॉग होता और स्नेक होता, मान लो कल को ग्रास डैमेज हो जाती, तो ग्रास हॉपर वैसे ही मर जाता, फ्रॉग को ग्रास हॉपर खाने को नहीं मिलता, फ्रॉग भी मर जाता, स्नेक भी मर जाता। चलो मान लो ग्रास डैमेज नहीं कर रही है, तो आंट ग्रास को खा रही, लेकिन आंट वैसे ही किसी तरह से फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट में पत्थर वत्थर के नीचे आ गई मर गई, तो फ्रॉग वैसे ही मर जाएगा, स्नेक वैसे ही मर जाएगा। तो एक हिसाब से फिर जो स्पीशीज हैं ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स, जितना कॉम्प्लेक्स एक फूड वेब होगा उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एक स्पीशीज के पास। फॉर एग्जांपल फ्रॉग के पास, फ्रॉग ग्रॉस हॉपर को भी खा सकता है, आंट को भी खा सकता है, लोकस्ट को खा सकता है, कल को किसी और इंसेक्ट को भी खा सकता है, ठीक है ना। तो सर्वाइव कर जाएगा, और स्नेक भी सर्वाइव कर जाएगा, एंड इन टर्न ये भी सर्वाइव कर जाएंगे अगर ग्रास हो और अदर श्रब्स हो, अदर हर्ब्स हो। तो जितना कॉम्प्लेक्स एक फूड वेब होता है उतना ज़्यादा चांसेस है इकोसिस्टम को बेटर सर्वाइवल के लिए। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड चेन, इसमें सबसे पहले आती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन उसको बोलते हैं जो शुरू होती है लाइव प्लांट से, जिंदा प्लांट से, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफ्स, सम आर मिक्सोट्रॉफ्स, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। मिक्सोट्रॉफ्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेपेंथीसिस खासियाना, अपना पिचर प्लांट, इंडियन पिचर प्लांट एटसेट्रा, स्नो ड्यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, वो जो नाम हमने पढ़ा था, हनी ड्यूज शायद, तो वो हम पढ़ चुके हैं सारे। वो मिक्सोट्रॉप्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, और वो अदर ऑर्गेनिजम्स को खा के भी जिंदा रहते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, ये एक्सेप्शंस है उनको छोड़ के, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोला, ग्रेजिंग फूड चेन, ये स्टार्ट होती है लाइव प्लांट से, जैसे ग्रास है, ठीक है। ग्रास को वही ग्रास हॉपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, उसको स्नेक, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ग्रास यानी लाइव प्लांट्स, ठीक है। तो ये आ गया आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। आई विश आपको समझ आ रहा हो, एंड आई विल डू माई बेस्ट कि आपको समझ आए। आगे चलते हैं। अब है दूसरी टाइप ऑफ फूड चेन, वो है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, इसमें जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होती है, डेड मैटर से, ठीक है, डेड मैटर से। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं जब आप बाहर निकलते हैं तो जब ऑटम का सीज़न होता है तो काफ़ी डेड लीव्स पड़ी होती हैं रास्ते पे। श्रीनगर वाले ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे, जब चिनार के पत्ते पड़े हुए होते हैं डल लेक के किनारे या आसपास, तो डेड लीव्स होती हैं। डेड लीव्स को कौन खाता है, अर्थवॉर्म खाता है। अर्थवॉर्म को कौन खाता है, बर्ड खाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि जो रेचल कार्सन थी ना आपकी, एक ऑथर थी, इन्होंने बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। अब साइलेंट स्प्रिंग में क्या हुआ था, जो आपका एल्म ट्री होता है ना, एल्म ट्री, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी केमिकल्स इस पे स्प्रे किए गए थे। तो क्या हुआ था, इसकी जो एल्म ट्रीज की जब डेड लीव्स होती है ना, वो रॉबिन बर्ड खाता है, ठीक है, डेड लीव्स इसकी रॉबिन बर्ड खाता है। तो यही समर में बहुत वो क्या बोलते हैं इसको, पर्चिंग करता है, कुछ शोर करता है, तो समर में काफ़ी इससे साउंड रहती थी, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब रौनक बनी रहती थी यूरोपियन कंट्रीज में। आई थिंक ये यूरोप साइड की ऑथर थी, रेचल कार्सन। सॉरी, रेचल कार्सन आपकी अमेरिकन मैरीन बायोलॉजिस्ट एंड ऑथर थी, ठीक है। 1960 में इन्होंने किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग। वही मैं आपको एल्म ट्री के बारे में बता रहा था। तो इसको काफ़ी ना, मतलब केमिकल स्प्रे गए, आई थिंक डीडीटी स्प्रे किया गया था इस पे। तो इससे क्या हुआ था, जो डेड लीफ, फिर जब ऑटम का सीजन आता है उसमें डेड लीव्स वगैरह गिरती हैं पेड़ से, तो उसको रॉबिन बर्ड खाता था। तो रॉबिन बर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये काफ़ी पर्चिंग वगैरह करता था ना, शोर वगैरह करता था, तो काफ़ी रौनक बनी रहती थी। तो अचानक से क्या नोट किया गया कि एक समर में वो आवाज़ आ ही नहीं रही है रॉबिन बर्ड की, जो वो करता था, और पूरी रौनक बनी रहती थी जिससे। तो बाद में ये देखा गया कि बिकॉज ऑफ दोज केमिकल जो स्प्रे कर रहे थे एल्म ट्री के ऊपर, ताकि वो अच्छे से अपने फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर पाए, बच पाए, उसकी वजह से क्या हुआ, जो डेड लीव्स में वो केमिकल्स आ गए, वो रॉबिन बर्ड खाता था। तो जो इनकी फीमेल्स एग ले करती थी, उससे जो एग की शेल थी वो इतनी पतली हो गई थी कि जब वो अपने एग्स ले करते थे, वो जैसे ही गिरते थे नेस्ट वगैरह में, वो टूट जाते थे, ठीक है, टूट जाते थे, उससे खत्म हो जाते थे। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने किताब लिखी कि कैसे एक ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहाँ पे इनपुट दिया और वो आउटपुट कहाँ पे निकला। तो इस पे ये काफ़ी फेमस बुक हुई थी इनकी, काफ़ी, ये एज अ केस स्टडी भी आपको काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ पे हमें देखने को मिलती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इस पे जो डोमिनेट फूड चेन है वो होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन, जो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, डेड मैटर से स्टार्ट होती है। और जो मैरीन इकोसिस्टम है ना हमारे अर्थ पे, वो ग्रेजिंग फूड चेन इज डोमिनेट, यानी जो स्मॉल प्लांट से स्टार्ट होती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन से, ग्रास से स्टार्ट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे यही मेंशन है कि ऑन अर्थ प्लांट डेट्रोइटस इज मोर देन एनिमल डेट्रोइटस। वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ पे जो एनिमल्स हैं वो कम ही हैं फॉरेस्ट से। जैसे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखते हैं ट्रॉपिक्स में, फिर आपके अमेजोन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, मतलब फॉरेस्ट तो काफ़ी थे, लेकिन अब ह्यूमंस उनको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। नहीं तो देयर वाज इनफ फॉरेस्ट, मतलब कयामत तक काफ़ी फॉरेस्ट थे, वो आराम से सरवाइव कर जाते हैं हम उनके थ्रू, और ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस भी ना होती अगर हमने डिफॉरेस्टेशन ना की होती। ओके, अब आगे बोल रहा है कि प्लांट डेट्रोइटस डिकम्पोजेस स्लोली देन एनिमल डेट्रोइटस बिकॉज ऑफ सेलुलोस। ये कहने की ये बात कर रहा है कि आपको पता है, आपने प्लांट सेल्स में पढ़ा होगा कि उनमें एक तो सेल वॉल होती है डिफरेंट देन एनिमल सेल, और दूसरा उस प्लांट उन प्लांट्स में सेलुलोस भी होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सेलुलोस जो ब्रेक डाउन होता है ना प्लांट्स का, डेड लीव्स का, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ह्यूमंस में सेलुलोस एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से हम आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैनबिलिज्म के बारे में। इट इज़ इंटरेस्टिंग रादर, थोड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ है ये। इसमें ये होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब जो एक स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की, वो उसी अपनी स्पीशीज में ही खाने लगती है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अपनी स्पीशीज के रिलेटेड दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने लगती है। इसकी एग्जांपल्स हैं स्नेक्स, आपने सुना होगा जैसे कि स्नेक्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को खा जाते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्लैक विडो स्पाइडर की, ठीक है। अब आता है आगे, अब इसकी टाइप्स हैं कैनिबलिज्म की।
कैनिबलिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो देखते हैं हम आगे। पहली है इसमें फीलियल कैनिबलिज्म। फीलियल कैनिबलिज्म का क्या होता है? फीलियल से आप याद रखना कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खुद के बच्चे खा लेता है। ऑर्गेनिज्म ईट्स इट्स ओन ऑफस्प्रिंग। और एक इसमें देखने को मिलता है स्पाइडर में। स्पाइडर में याद रखिएगा, ठीक है। फीलियल कैनिबलिज्म किस में देखने को मिलता है? स्पाइडर में। और इसमें क्या होता है फीलियल कैनिबलिज्म में? ऑर्गेनिज्म अपने ही बच्चों को खाने लगता है। दूसरा आता है मैट्रीफैगी। मैट्रीफैगी आप याद रखना। मैट्री से आपको याद रहेगा कि मैटरनल मैटरनल होते हैं जो ये मदर साइड के रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स कंज्यूम देयर मदर इधर बिफोर और आफ्टर बर्थ। इसमें ये होता है कि जब जब एक ऑर्गेनिज्म होता है कोई, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही वो या तो अपने मदर को खा लेगा या आफ्टर बर्थ खा लेगा। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं नए टॉपिक पे, जो है हमारा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या 10% रूल। इसको और क्या बोला जाता है? लिंडमैन्स एफिशिएंसी, ठीक है। या ट्रॉफिक डायनामिक कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, ट्रॉफिक डायनामिक कंसेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हर एनर्जी लेवल होता है ना, उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो वहां से याद रखिएगा ट्रॉफिक। और डायनेमिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो डायनेमिक मतलब चल रही है कंसेप्ट, ठीक है। इकोलॉजी। सो लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं आगे। परसेंटेज ऑफ एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ परसेंट एनर्जी का मतलब कुछ ही परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक की तरफ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नॉर्मली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। अभी ऊपर वाले इस लाइन में ये बोल रहा है कि सिर्फ कुछ ही परसेंट जो है एनर्जी टोटल अवेलेबल उसका ट्रांसफर हो पाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। और अगली लाइन में बोल रहा है वो कितना है? वो 10% है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंडमैन्स एफिशिएंसी या ट्रॉफिक डायनामिक कंसेप्ट या इकोलॉजी एफिशिएंसी या फिर 10% रूल, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, ये आप देख सकते हैं कि आराम से समझते हैं हम इस एग्जाम्पल को, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जैसे ग्रास है, ग्रास में आपको रख लो एनर्जी टोटल जो जमा थी वो थी 1000 किलो कैलोरीज। एनर्जी का यूनिट आपको यही रखना है, किलो कैलोरीज, ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसका, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जिनको जिम जाना होता है वो कहते हैं हमें काफ़ी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी अगर हमें फैट्स उतारना है अपना, है ना, फैट्स कम करना है, तो किलो कैलोरीज होता है इसका यूनिट एनर्जी का। अब फॉर एग्जांपल इसमें था, ग्रास में था आपका 1000 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। अब 1000 का 10% होता है 100, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 है, इसको 10% से आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 10%। ये ये दो कैंसिल। एक मिनट में आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था 1000 का 10% आता है 100। कैसे? ये देखिए, ये ये दो कैंसिल हो गए, ये दो कैंसिल हो गए, कितना बचा? 10। 10 × 10 क्या आता है आपका? वो आपका आता है 100, ठीक है। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1000 में से 100 किलो कैलोरीज ही आगे जा पाई, ठीक है ना। 1000 में से सिर्फ 100 ही किलो कैलोरीज आगे जा पाई, ठीक है। इसका मतलब अगर 1000 1000 रुपए में से 100 रुपए आगे जा रहे हैं तो 900 रुपए तो लॉस हो रहे हैं ना। वो यही बोल रहा है कि 900 किलो कैलोरीज लॉस्ट इन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन लॉस में, ठीक है। अच्छा, अब 100 इधर है, मतलब जब ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई उसमें 1000 किलो कैलोरीज तो थी, लेकिन ग्रास हॉपर के पास कितना आया? 100 किलो कैलोरीज ही, क्योंकि 10% उसमें से लॉस हो गया एज अ रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है। अब ग्रास हॉपर के पास है 100 किलो कैलोरीज, अब उसको फ्रॉग खाएगा, फिर से 10% कम हो जाएगी, यानी
90 किलो कैलोरीज रेस्पिरेशन में लॉस हो गई, और इसके पास, फ्रॉग के पास कितना पहुंची, 10 किलो कैलोरीज। अब जब स्नेक आएगा, स्नेक फ्रॉग को खाएगा, 10 किलो कैलोरीज में से सिर्फ 1 किलो कैलोरी ट्रांसफर होगी, बाकी जो 9 किलो कैलोरीज हैं वो रेस्पिरेशन लॉस में लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम और क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम को और क्या बोला जाता है, एनर्जी ट्रांसफरिंग यूनिट। आप ईटीयू से याद रखिएगा इसको, इकोसिस्टम को बोला जाता है ईटीयू। ठीक है, इकोसिस्टम को बोला जाता है ईटीयू, यानी एनर्जी ट्रांसफरिंग यूनिट। एज एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ये हमें पता है। जनरली फूड चेन्स आर नॉट लॉन्ग ड्यू टू लो एनर्जी अवेलेबल एट हायर लेवल्स। ये चीज़ हमें समझनी है कि जनरली जो फूड चेन्स है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि जो हायर एंड्स है ना, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको ऊपर, जैसे ये आ गया आपका हायर एंड, ठीक है, ये आ गया आपका हायर एंड, ये आ गया आपका लोअर एंड। ठीक है, अभी कह रहा है कि ज़्यादातर फूड चेन्स जो हैं वो लंबी नहीं होती हैं, क्योंकि जो हायर एंड्स पे एनर्जी बहुत कम होती है। देखिए इधर 1 ही किलो कैलोरी रह गई है, जो आगे अगर स्नेक को कोई और खाएगा उसके पास कितना जाएगा, 10%, यानी 0.1 कैलोरीज चली जाएंगी उसके पास, बाकी 0.9 कैलोरीज, 0.1 कैलोरीज उसके पास जाएगी, और जो 0.9 है वो वेस्ट हो जाएंगे एज अ रेस्पिरेशन लॉस। तभी ये फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती। समझ गए आप? फिर से मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ, समझा तो चुका हूँ मैं आपको, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखिए यही लिखा है, जनरली फूड चेन्स आर नॉट लॉन्ग ड्यू टू लो एनर्जी अवेलेबल एट हायर लेवल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और चीज़ बोल रहा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर इज मोर। इसके कहने का मतलब है 10% लॉस नहीं होता है उसमें, उसमें ज़्यादा कम लॉस होता है और ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है। वही बोल रहा है, ये वही बोल रहा है कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एनर्जी ट्रांसफर इज मोर देन 10% बिकॉज स्पीशीज डू नॉट हैव टू ट्रेवल मच यूजिंग देयर ओन एनर्जी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक्वेटिक सिस्टम में इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स, जो स्पीशीज हैं उनको कम ट्रैवल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट को इमेजिन करो कि फॉरेस्ट कितना बड़ा होता है, वहां पे एक टाइगर को एक डियर का शिकार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से उसको चलना पड़ता है, कहाँ से फिर उसको भागना पड़ता है, और जब वो एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसकी एनर्जी भी तो लॉस हुई होती है ना, टाइगर की। ठीक है ना, तो उतना उसको फायदा नहीं होता, जबकि उल्टा होता है इसमें जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात होती है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, क्योंकि स्पीशीज को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। स्पीशीज को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, ठीक है, अपनी एनर्जी यूज करते हुए। देयर फॉर लार्ज एनर्जी गेट स्टोर्ड इन बॉडी अवेलेबल फॉर हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है ना, अब जैसे आपके जू प्लैंक्टन है, जब वो फाइटो प्लैंक्टन खाएंगे उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह जो स्मॉल फिश है जब वो जू प्लैंक्टन को खाएगी उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती रहेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है इधर क्या, मोर मोबाइल मोर एक्टिव ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइगर को सोचो, मैं जो बताया था, मोर मोबाइल मतलब उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, मोर एक्टिव, एक्टिव भी रहना पड़ेगा ना, उसको भागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बता रहा था आपको फॉरेस्ट की, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा शेर को ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड। परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंट रेगुलेशंस, है ना, फ्रीक्वेंट रेगुलेशन, अब उसको अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना है ना, होम्योस्टैसिस करनी है उसको, एनर्जी स्पेंड होती है उसमें, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मोर वेस्ट और एक्सक्रीटा, इसी के साथ साथ जब उसकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी तो वेस्टेज भी तो हो रही होगी साथों साथ, क्योंकि हमें पता है जितना हम ज़्यादा काम करते हैं उतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है और उतना एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, और इनएफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फूड। एक और चीज़ हो सकती है कि जब शेर अपना शिकार करता है वो पूरा, जब शिकार खा रहा होता है अपना, पूरा नहीं खा पाता, इससे पहले ही हमला हो जाता है, तो उसको
आधा छोड़ना पड़ जाता है। वही इनएफिशिएंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फूड लीड्स टू डिक्रीज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब कल को कोई शेर को खाता है अगर, है ना, काफी ह्यूमंस बीइंग्स भी शेर का शिकार करते थे, फिर उसको पका के खाते थे। तो जब वो खाने लगेंगे उसमें ऑलरेडी कम एनर्जी होगी, तो ह्यूमंस की तरफ भी कम एनर्जी जाएगी। या वाइल्ड हॉग्स होते हैं, वो भी शेर का शिकार करते हैं, उनको भी कम ही एनर्जी मिलेगी। सो लर्नर्स, आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे कल की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर एल्टोनियन पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को क्या बोला जाता है? एल्टोनियन पिरामिड्स। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ये लेक्चर अपना यहीं एंड करते हैं। सो ओके गाइज, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।